आज जैसे ही मुंबई के एक पोस्टमार्टम हाउस में एक लड़की की लाश आती है। लड़की की उम्र महज अभी 20 से 21 साल के बीच होती है। वो देखने में बेहद खूबसूरत, हसीन और नौजवान होती है, जिसे देखने के बाद तो कोई भी फिदा हो जाता। लेकिन ये तब का था जब वो जिंदा थी। आज उसकी लास्ट पोस्टमार्टम में आई है, क्योंकि उसी लाश का पूरा पोस्टमार्टम होना था और उसी के लिए वो लाश यहाँ पर लाई जाई होती है। लेकिन जैसे ही बेड से उठाकर जहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाता है, उस बेड पर लाश को रखा जाता है, तो देखने के बाद डॉक्टर की भी रूह कांप जाती है, क्योंकि उस लड़की को इतनी बेदर्द तरीके से मारा गया था। इस तरीके से उसके जिस्म में धारदार हथियार को इतनी बार घुसाया गया था कि जिसे देखकर एक बार डॉक्टर भी चौंक जाते हैं कि आखिर इस बेचारी लड़की से किसी की कौन सी ऐसी दुश्मनी रही होगी जो वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इसे इतनी बेदर्द तरीके से मारती हैं। अब जब डॉक्टर सर की तरफ देखता है तो उसके बाल तक उखड़ गए होते हैं। उसे इतनी दर्दनाक मौत दी गई होती है। और जैसे ही डॉक्टर लड़की के प्राइवेट पार्ट को देखते हैं तो उनके भी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि उसकी सारी हड्डियों को मानो ईंटों से तोड़ दिया गया हो। कुछ इस कदर खौफनाक और दर्दनाक उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रहती है, जिसे देखने के बाद जो भी वो रिपोर्ट देखता है उसकी आंखें भर जाती हैं। वो रोने पर मजबूर हो जाता है। इस तरीके की खौफनाक आज इस डेड बॉडी का इस मोर्चरी में पोस्टमार्टम हो रहा होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी इतनी खौफनाक होगी दोस्तों, इतनी खतरनाक होगी, यकीन मानिए उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में इतने बेदर्द लोग हो सकते हैं, आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो देर न करते हुए दोस्तों हम सीधे कहानी पर ही आते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है दोस्तों मुंबई के नवी मुंबई से, जहाँ पर एक परिवार में एक लड़की अभी मात्र महज 11वीं क्लास में पढ़ रही होती है, जो देखने सुनने में काफी हसीन और काफी खूबसूरत होती है, जिसे देखने के बाद एक नज़र में तो मानो कोई भी फिदा हो जाता, क्योंकि वो अभी नौजवान लड़की रहती है, जिसे देखने के बाद सारे लोगों की आंखें चौंधी आ जाती हैं। और इस लड़की का नाम होता है यशश्री शिंदे। और यशश्री शिंदे अपने एक दिन कॉलेज जा रही होती है कि तभी कॉलेज जाने आने के दौरान ही एक ड्राइवर होता है, जिसे उस लड़की से प्यार हो जाता है। अब वो लड़की तो नाबालिग रहती है, नादान रहती है, वो उसे प्यार के बारे में कुछ पता नहीं होता है और वो रोजाना अपनी घर से निकलती और कॉलेज जाती, और वो ऑटो वाला ठीक उसी समय पर उसके घर के पास वाले चौराहे पर गाड़ी को रोक दिया करता। ये लड़की जैसे ही आती वो उसी ऑटो में बैठाता और वहां पहुंचा देता। और जैसे ही ये लड़की उस टाइम से निकलने वाली भी स्कूल से रहती है, तो भी ये लड़का वहीं ऑटो लेकर खड़ा रहता और इसे बैठाता और वहां से लेकर चला जाया करता, फिर घर पर छोड़ देता। अब ये जब सिलसिला रोज का हो चुका होता है, तो एक दिन वो लड़का पूछ ही देता है कि मैडम आपका क्या नाम है? तो ये कहती है कि मेरा नाम यशश्री शिंदे है, और तुम्हारा क्या नाम है? तो वो कहता है कि मेरा नाम दाऊद है। अब इतना नाम सुनना ही था कि दोनों एक दूसरे के एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और दोस्ती इतनी प्रगाढ़ रहती है कि दोनों एक दूसरे की, यूं कह लीजिए कि छुट्टी होने से पहले दाऊद दुनिया भूल करके सारी सवारियों को 1 घंटा पहले ही उतार दिया करता था, और सिर्फ अगर किसी लड़की का इंतजार करता था तो वो थी यशश्री शिंदे। और वो यशश्री शिंदे के कॉलेज के बाहर हमेशा खड़ा रहा करता था। जैसे ही वो निकलती उसे वो बैठा लेता ऑटो में और फिर उसे उसके घर पर छोड़ दिया करता था। अब ये सिलसिला धीरे धीरे दोस्ती में जब बदलती है, तो दोस्ती कहाँ रुकने वाली थी। और दाऊद जैसे ही जब घर पर जाता, सोने की कोशिश करता, तो उसे चेहरा अगर किसी का दिखता तो सिर्फ और सिर्फ यशश्री का चेहरा दिखता। वो चेहरा सोच सोच कर पागल हो जाया करता था कि काश मैं इस लड़की के साथ एक बार प्यार का इजहार कर पाता तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। वो इतनी खूबसूरत है, इतनी हसीन है कि उसकी ख्यालों में ही सिर्फ और सिर्फ मैं डूबा रहता हूँ, और इसी की तलाश में रहता है कि एक दिन
दोस्ती में ही बात करते करते वो ऑटो वाला इस शहजादी को प्रपोज कर देता है। अब जब प्रपोज कर देता है तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। क्योंकि अभी यश्री इन बातों को समझ नहीं पाती है कि इस प्यार का दुष्परिणाम क्या होने वाला है, और वो भी एग्री हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और देखते ही देखते दोस्तों ये प्यार यहाँ तक पहुँच जाता है कि इन दोनों लोग अपने घर में ही तकरीबन घंटों घंटों बात किया करते थे और किसी को कानों कान खबर तक नहीं रहती है। और एक दिन यश्री जो होती है वो घर से स्कूल के लिए बोल कर जाती है, लेकिन वो स्कूल नहीं जाती है, पूरे दिन कहीं गायब रहती है। कि तभी उसके स्कूल से उसके घर पर फोन आ जाता है और पूछा जाता है कि क्या हुआ, आज यश्री कॉलेज क्यों नहीं आई। अब इस पर घर वाले एकदम चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, वो तो घर से गई थी कॉलेज के लिए। तो पता चलता है स्कूल वाले कहते हैं यहाँ तो नहीं पहुंची है। अब घर वाले बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि आखिर लड़की मेरी गई तो गई कहाँ। अब लेकिन यश्री बिल्कुल स्कूल से आने वाले टाइम पर अपने घर पर पहुंच जाती है और जब उससे पूछताछ शुरू होती है तो वो खौफनाक जो बात बताती है, अपने प्यार के बारे में जो बताना शुरू करती है, तो घर वालों की पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक जाती है। घर वाले ये कहते हैं, अरे तुम्हें तो हम आईएएस अधिकारी बनाना चाहते थे, तुम ये सब क्या कर रही हो। तब वो बता ही देती है कि आज मैं जो है दाऊद के साथ संबंध बनाकर आ रही हूँ। और इतना बताना था कि घर वाले का गुस्सा 7वें आसमान पर हो जाता है और घर वालों और पूरे घर वाले मिलके पहले तो यश्री को समझाते हैं, लेकिन जब इसके प्यार का भूत नहीं उतर रहा होता है कि शायद इसके पिता ने इसे 1-2 चपेट लगाया और बार बार समझाने की कोशिश की कि अगर तुम इस तरीके की घिनौनी हरकत करोगी तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। और अब परिवार वाले यश्री के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं और यश्री को लेकर थाने जाते हैं और यौन शोषण के जुर्म में दाऊद के ऊपर एक केस करा देते हैं, जिसको दाऊद को 5 साल की सजा हो जाती है। अब दाऊद ने भी नहीं सोचा था कि वो जिसके साथ संबंध बनाया है, जिससे इतना प्यार करता है, वो लड़की भी इससे इतना प्यार करती है, उसकी वजह से इसे जेल जाना पड़ता है और वो 5 सालों के लिए यौन शोषण के आरोप में जेल चला जाता है। इधर यश्री अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट ज्वाइन कर लेती है और वहीं से जॉब करती रहती है। अब 5 साल बाद जब दाऊद छूटता है तो सबसे पहला अगर उसका कोई टारगेट रहता है तो वो उसकी महबूबा रहती है और वो अपनी महबूबा को खोजते हुए किसी तरीके से उसका नंबर हासिल करता है और यश्री को फ़ोन लगा देता है। अब जैसे ही यश्री फ़ोन उठाती है तो उधर से कहता है कि हेलो, मैं दाऊद बोल रहा हूँ। अब इतना ही सुनना था कि वो लड़की उछल पड़ती है, कूद पड़ती है और कहती है कि हाँ दाऊद, तुम इतने दिन तक थे कहाँ, मैं तो तुम्हारे बिना बिल्कुल पागल सी हो गई थी, मैं अकेले ही रह रही थी। और फिर इन दोनों के बीच में प्यार और अच्छे तरीके से जग रहा होता है। लेकिन एक समस्या इसमें ये आ जाती है कि वो लड़की जो यश्री होती है वो मुंबई में रहती है और दाऊद जैसे ही जेल से छूटता है तो वो सीधे उसे अपने पैतृक निवास यानी कर्नाटक में रहना पड़ता है। अब कर्नाटक में जैसे ही दाऊद रहना शुरू करता है, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक फितूर रहता है, कहीं ना कहीं एक बदले की भावना रहती है और वो सोचता है कि किसी तरीके से एक बार अगर यश्री मेरे जाल में फंस जाती और तो मैं इसका वो हश्र करता जिसके बारे में इसने क्या इसके पूरे खानदान ने भी नहीं सोचा होता है। और इसी प्लान के तहत उसने यश्री को फिर से अपने जाल में फंसाया और पूरी तरीके से जब उसके ऊपर काबू पा लिया तो वो और उसने पूरे 5 सालों के बाद यानी 25 जुलाई 2024 को यश्री से मिलने का फैसला लिया। और उसी दौरान सुबह के तकरीबन 10:30 बजे यश्री अपने ऑफिस जैसे जाती है वैसे ही निकलती है और घर से चौराहे पर आती है। लेकिन इस बार दाऊद ऑटो में नहीं मिलता है, वो 4 व्हीलर लेके आया रहता है और यश्री को बैठाता है। फिर दोनों एक होटल में जाते हैं, वहाँ संबंध बनाते हैं और वहीं से यश्री का पूरा घंटा शुरू होता है। और उसके बाद वो संबंध पहले बनाने के बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है, एक कमरे में ले जाता है और उसे बंद करता है। फिर शुरू होता है यश्री का 3rd डिग्री टॉर्चर और वो यश्री को इतनी बेरहमी से पीटना शुरू करता है, इतनी बेरहमी से उसे मारना शुरू करता है
कि वो ये समझ नहीं पाता कि वो यशश्री के ऊपर किस चीज से वार कर रहा है। उसके हाथ में जो पड़ता वो उससे पिटाई करता। यशश्री रोती बिलखती चिल्लाती, लेकिन वो कहे तो किससे कहे, और वो इस तरीके से मारपीट करता है कि इसी मारपीट के दौरान ही यशश्री अपना दम तोड़ देती है और उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जिसे वो अपना दिलो जान देकर बैठी है, जिसके नाम का टैटू उसने अपनी पीठ पर गुदवा रखा है, उसका ये हश्र होने वाला है। और उसका हश्र कुछ इस कदर होता है दोस्तों कि जिसके बारे में यशश्री सोचती नहीं है। और उसके बाद मर जाने, जब यशश्री की डेथ हो जाती है, तब दाऊद के दिलों में चैन आता है। उसके बाद एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसके प्राइवेट पार्ट पर इतनी बार वार कर देता है कि यशश्री की प्राइवेट पार्ट की सारी हड्डियां टूट जाती हैं। और उसके बाद उसे एक रेलवे स्टेशन के पास ले जाकर फेंक देता है। अब वहां पर छत बिछत हालत में ये लाश कई दिनों से पड़ी रही होती है कि आसपास के कुत्ते उसी लाश पर टूटते हैं और रोज रोज उन लाशों के एक एक पार्ट को नोच कर खाना शुरू करते हैं। कि तभी अचानक एक व्यक्ति को बदबू आती है और वो उधर पहुंचता है तो देखता है कि जींस की पैंट में किसी लड़की की ये लाश पड़ी है। वो चीखता है, चिल्लाता है, आसपास वाले जुटते हैं। फिर पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी जाती है। तो पुलिस एक गुमशुदा की रिपोर्ट की जब जांच कराती है तो पता चलता है कि नवी मुंबई से 25 तारीख को 10:30 पर एक लड़की घर से जाती है और वापस नहीं आती है। ना उसका फोन लग रहा होता है, ना उसके मैसेज का जब कोई रिप्लाई आता है, तो घर वाले थक हार कर परेशान होकर एक केस दर्ज करा दिए होते हैं। और उसी बात पुलिस उन घर वालों को बुलाती है, इस लड़की के कपड़े दिखाती है, तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और जब कॉल डिटेल निकाली जाती है यशश्री की, तो पूरी कहानी साफ साफ नजर आती है कि ये सारा किया कराया दाऊद का ही था। और पूरा इस लड़की की बैक साइड पर, पीठ पर दाऊद का टैटू भी गुदवाया गया था। लेकिन परिवार वाले इस बार ये नहीं समझ पाते हैं, पुलिस वाले भी ये पूछ कर परेशान थे कि जब उस बार आपको पता था कि लड़की आपकी ऐसी है तो आपको ध्यान देना चाहिए था। और जिसकी वजह से यशश्री हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों को छोड़कर चली गई। तो दोस्तों आप रहिए सावधान, क्योंकि ये पहली कोई ऐसी घटना नहीं है। ऐसी तमाम घटनाएं हमारे देश में हो चुकी हैं जिनके बारे में आपको पता होगा। जैसे आफताब ने श्रद्धा का जो हाल किया था, साहिल ने साक्षी का जो हाल किया था, और मनोज ने सरस्वती को जिस तरीके से मारा था। इन सारी घटना को अगर आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि अगर आप किसी से लिविंग रिलेशन के अलावा भी प्यार करते हैं तो थोड़ा सावधान रहिए, वरना अगला शिकार आप हो जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा आपको। तो दोस्तों इसी के साथ आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।